हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट, और इसमें हम पढ़ रहे थे रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। तो हम यहाँ इसको नेक्स्ट जो है उसको शुरू करते हैं। प्राप्य के प्रबंध का क्षेत्र और कार्यों को हम डिस्कस कर रहे थे, और इसके कार्य जो हैं वो ये हैं कि साख नीति का निर्धारण एवं मूल्यांकन का कार्य, संग्रहण प्रक्रिया का निर्धारण, साख आवेदकों का मूल्यांकन और प्राप्यों का विश्लेषण एवं नियंत्रण। तो फर्स्ट कार्य को हम पढ़ते हैं, साख नीति का निर्धारण एवं मूल्यांकन। प्राप्यों के कुशलतापूर्वक प्रबंधन हेतु साख नीति का निर्माण एवं पालन आधारभूत आवश्यकता है। तो साख नीति से तात्पर्य क्या हो गया कि उन तत्वों का निर्धारण जो व्यापारिक साख की मात्रा यानी कि प्राप्यों में निवेश की मात्रा को प्रभावित करते हैं। अब जो कोई भी संस्था है वो जो भी साख नीति अपनाती है वो दो प्रकार की हो सकती है, या तो लिबरल या फिर टाइट क्रेडिट पॉलिसी। तो लिबरल जो क्रेडिट पॉलिसी होगी उसमें ग्राहकों को उदार शर्तों पर यानी कि अधिक अवधि के लिए उधार दिया जा सकता है, या अधिक उधार की मात्रा का माल का बिक्री किया जाता है। और अगर कठोर साख नीति अपनाती है तो उनको पूरी जांच पड़ताल के बाद ही उनकी ऋण देय क्षमता के अनुसार कम साख अवधि पर कम माल का बिक्री किया जाता है। उदार साख नीति के कारण क्या होता है, उधार बिक्री की राशि बढ़ जाती है और उससे लाभों में भी वृद्धि होती है। तो एक और तो उधार बिक्री के कारण लाभों की राशि में वृद्धि हो रही है, ये तो है ही है, लेकिन कहीं ये भी हो सकता है कि भुगतान न मिलने पर डूबत ऋणों की हानियां बढ़ जाए या संस्था के पास तरलता की समस्या उत्पन्न हो जाए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी कार्य करना पड़ता है एक संस्था को। और अगर कठोर साख नीति अपना रही है तो डूबत ऋण की हानि तो नहीं होगी, तरलता की समस्या की सामना भी कम करना पड़ेगा, लेकिन लाभों में जो वृद्धि होगी वो उतनी नहीं हो पाएगी जितनी उदार साख नीति को अपनाने से होती है। तो इसके लिए जो संस्था होती है वो अनुकूलतम साख नीति अपनाती है, ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। तो जो ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी हुई रिसीवेबल्स की, वो उस बिंदु पर होगी जहाँ पर कि लागत और लाभदायकता एक दूसरे को काटते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कर्व देखिए, टाइट क्रेडिट पॉलिसी टाइट एंड लूज। अगर लूज होती है तो प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन ये जो लिक्विडिटी है वो भी कम हो जाती है। और अगर टाइट पॉलिसी अपनाती है तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है और लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो ये उस बिंदु पर करेगी जहाँ पर कि ये जो लागत और लाभदायकता है वो एक दूसरे को काटते हैं। जब संस्था उदार नीति अपनाती है तो विक्रय के कारण लाभदायकता में वृद्धि होगी और इससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा, लेकिन तरलता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और कठोर नीति अपनाने से प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, लेकिन संस्था की तरलता में वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसी बिंदु पर अपनाएगी जहाँ पर कि तरलता और लाभदायकता एक दूसरे को काटते हैं। मान लीजिए ये वक्र, इसमें लूज अपनाई तो प्रॉफिट्स तो बढ़ गए, लेकिन ये जो तरलता है आपकी वो कम हो गई। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही अनुकूलतम नीति अपनाई जाती है। अब साख नीति के अंतर्गत प्रमुख कौन कौन से शामिल होंगे, साख कसौटियाँ, क्रेडिट स्टैंडर्ड्स, क्रेडिट टर्म्स और कलेक्शन पॉलिसी। साख कसौटियाँ ग्राहकों को अपने ऋण देने के आधार को दर्शाती है, इससे ऋण की सुरक्षा का अनुमान लगाया जा सकता है। साख कसौटियाँ उधार होने पर संस्था में उधार माल की बिक्री बढ़ जाती है और उनके संस्था के लाभ भी बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रशासनिक लागतें, डूबत ऋण की हानि और विक्रय और वितरण व्यय बढ़ जाते हैं। तो उक्त लागतों को यदि लाभ की राशि में से घटा दें तो जो अतिरिक्त विक्रय के कारण शुद्ध लाभ में वृद्धि या कमी की राशि को हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि चालू या वर्तमान ऋण नीति में कितनी उदारता बरती जाए, इसके लिए अतिरिक्त उधार विक्रय से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त लाभों की तुलना अतिरिक्त प्राप्यों में निवेश के कारण संभावित लाभों से करनी चाहिए। ग्राहकों के बारे में जानकारी आंतरिक तथा बाह्य दोनों स्रोतों से प्राप्त करनी चाहिए। आंतरिक स्रोतों में संस्था द्वारा विकसित सूचना प्रणाली के साथ साथ ग्राहकों के साथ उसके पिछले अनुभव हो सकते हैं, और बाह्य एक्सटर्नल स्रोतों में जो होंगे वो व्यापार संघ एवं ऋण मूल्य निर्धारण संगठन शामिल होते हैं। अमेरिका में डॉन एंड ब्रॉड स्ट्रीट इनकॉर्पोरेटेड तथा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स कॉरपोरेशन ऐसे ही संगठन हैं। ये क्या करते हैं, महत्वपूर्ण व्यावसायिक उपक्रमों के बारे में जानकारी देते हैं कि कौन सा उपक्रम ऋण की दृष्टि से सही है अथवा नहीं है, मतलब उसकी ऋण देय क्षमता कितनी है, किस प्रकार का उसका अभी चल रहा है व्यापार। लेकिन भारत में ऐसा कोई संगठन अभी तक विकसित नहीं है।
अब बात करते हैं सेकंड क्रेडिट टर्म्स, साख की शर्तें। साख की शर्तों में प्रमुखतः साख अवधि व नगद छूट का आकार एवं रणनीति का विश्लेषण किया जाता है। साख अवधि के अंतर्गत साख अवधि का विस्तार तथा देय बट्टा दोनों सम्मिलित किए जाते हैं। ग्राहक साख अवधि का संबंध बट्टे से जोड़ते हैं। साख अवधि बढ़ने पर विक्रय में वृद्धि होती है, तो वित्तीय प्रबंधन को संस्था की लाभदायकता व अतिरिक्त विक्रय में विनियोजन की लागत के मध्य सामंजस्य स्थापित करना होता है। नगद छूट का आकार एवं नीति भी संस्था में लागत तथा विक्रय में विनियोग के आकार को प्रभावित करते हैं। वित्तीय प्रबंधक को यहाँ नगद छूट से प्राप्त होने वाले लाभ व तरलता में तुलना करनी होती है। नगद छूट से केवल तरलता ही नहीं बढ़ती बल्कि डूबत ऋणों में भी कमी होती है। एक संस्था एक तरफ तरलता से होने वाले लाभ प्राप्त करती है, दूसरी तरफ डूबत ऋण में कमी के कारण विक्रय व वितरण के लाभ प्राप्त करती है, और इससे औसत संग्रहण अवधि पर भी प्रभाव पड़ता है। औसत संग्रहण अवधि में कमी होती है और इससे संस्था की गुडविल बढ़ती है। अब बात करते हैं कलेक्शन पॉलिसी की। संग्रहण प्रविधियों के माध्यम से संस्था की संग्रहण नीतियों का निर्धारण होता है। इन प्रविधियों के अंतर्गत ग्राहकों से संग्रहण, पत्र व्यवहार, दूरभाष पर वार्तालाप, व्यक्तिगत वार्तालाप व कानूनी कार्रवाई सम्मिलित है। संग्रहण पर किए गए व्यय और डूबत ऋण से होने वाली हानि में विपरीत संबंध पाए जाते हैं। संग्रहण पर जितना खर्च होगा, डूबत ऋण से उतनी ही हानि कम होगी। विक्रय, औसत संग्रहण अवधि, डूबत ऋण व लाभों का साख नीति से संबंध। साख नीति जितनी उदार होगी उतना ही विक्रय बढ़ेगा, लेकिन साख नीति जितनी सख्त होगी उतना ही विक्रय कम होगा। औसत संग्रहण अवधि और उदार साख नीति में विपरीत संबंध है। जितनी साख नीति उदार होगी उतनी ही औसत संग्रहण अवधि बढ़ती जाएगी, और जितनी प्रतिबंधित होगी उतनी ही ये कम होगी। डूबत ऋण व साख नीति में संबंध धनात्मक है। जितनी उदार होगी उतनी ही डूबत ऋण अधिक होंगे। लाभ और साख नीति में, साख नीति प्रतिबंधित है तो लाभ कम होंगे, और अगर साख नीति उदार है तो लाभ बढ़ेंगे। संग्रहण प्रक्रिया का निर्धारण, फॉर्मुलेशन ऑफ कलेक्शन पीरियड। वर्न हर्न के अनुसार किसी संस्था की महत्वपूर्ण संग्रहण नीति उसके द्वारा अपनाई गई संग्रहण प्रक्रियाओं के संयोजन से निर्धारित होती है। तो यह जो प्रोसेस है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि इससे समय व लागत दोनों कम से कम आए। किसमें? कलेक्शन में। कलेक्शन प्रक्रिया में आवश्यकता से अधिक ढिलाई अगर आप बरतोगे या आवश्यकता से अधिक कठोरता करोगे तो दोनों ही स्थितियों में व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो यानी कि आपकी संग्रहण प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे बिक्री को बिना प्रतिकूल प्रभावित करे समय पर उधारी की वसूली कर सके और अशुद्ध ऋणों से उत्पन्न हानि को हम न्यूनतम कर सकें। एक संस्था उधारी की वसूली नगद छूट का लाभ देकर के करती है, प्रलोभन देकर करती है, तकाजे के पत्र लिख करके करती है तथा संग्रहण संस्थाओं के माध्यम से कर सकती है। अगर हमने इसको ये मान लीजिए कि ए कंपनी ने बी ग्राहक को उधार माल बेचा है, तो वो नगद छूट का लाभ दे करके कर सकती है कि यदि आप वो ऑफर्स आते हैं ना कि आप ये माल खरीदना चाहते हो और इसमें आप नगद में पेमेंट करते हो, तुरंत पेमेंट करते हो, या 10 दिन बाद में आपको इतना पेमेंट करते हो तो इतनी सुविधा आपको होगी। इसके अलावा तकाजे के पत्र लिखती है, मेमोरेंडम लेटर्स ये आदि लिख करके वसूली करती है। इनके अलावा जो सलेक्शन इंस्टीट्यूट, कुछ संग्रहण संस्थाएं होती है जो केवल उधार माल की वसूली का कार्य करते हैं, उनके माध्यम से भी कर सकती है। नगद छूट के प्रलोभन से कुछ देनदार तुरंत भुगतान करने को प्रेरित हो जाते हैं, और अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो उन्हें तकाजे के पत्र लिखे जाते हैं। इसके अलावा अब है साख आवेदकों का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएटिंग क्रेडिट एप्लीकेशंस। अब साख आवेदकों का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? 3 मुख्य पहलुओं को ध्यान में रखना होता है इसके लिए। ग्राहकों के विषय में सूचना का संकलन, संग्रहित सूचना का विश्लेषण और विश्लेषण के आधार पर निर्णय। सबसे पहले हम कस्टमर के बारे में सूचना कलेक्ट करेंगे, उसको हम एनालाइज करेंगे और उसके बाद में हम उसके आधार पर डिसीजन लेंगे कि उक्त ग्राहक को माल साख पर बेचा जाए अथवा नहीं, और अगर साख की सुविधा उक्त ग्राहक को हम दे रहे हैं तो वह कितनी मात्रा में, कितनी अवधि तक के लिए दी जाए। ग्राहकों के विषय में सूचना एकत्रित करते समय अधिक से अधिक समय लगा दिया तो बहुत संभव है कि ग्राहक उतने समय तक इंतजार करेंगे तो किसी अन्य फर्म से ही संबंध स्थापित कर ले। यानी कि आप ज़रूरत से ज़्यादा समय लगा लेंगे उसकी साख योग्यता के लिए तो भी फर्म को नुकसान है, वो कस्टमर खो सकती है। तो
इस सूचना एकत्रीकरण में पर्याप्त धनराशि व्यय नहीं कर देनी चाहिए और साख संबंधी सूचना की जानकारी में अपेक्षित लाभ की तुलना में ही धन खर्च करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सूचना एकत्रित करने में ही आप जरूरत से ज़्यादा धन व्यय कर दें। तो ग्राहक की साख सूचना के संबंध में किस किस तरीके से सूचना ली जा सकती है, उसके वित्तीय विवरणों से ली जा सकती है, उसकी साख मूल्यांकन संस्थाओं के द्वारा भी ये जानकारी ली जा सकती है। बाजार प्रतिवेदन, मार्केट रिपोर्ट्स, विभिन्न उद्योगों में लगे संस्थानों के संबंध में विभिन्न व्यापारिक पत्र पत्रिकाएं प्रतिवेदन छापते हैं। ये प्रतिवेदन संस्था का व्यापार में स्थान बताते हैं तथा दूसरी तरफ संस्था की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। तो इन पत्र पत्रिकाओं में छपे तथ्य संस्था के लिए भ्रामक सिद्ध होते हैं कई बार तो, और कई बार ये पत्र पत्रिकाएं केवल अच्छी स्थिति बता देते हैं, कमजोरियों को नहीं बता पाते हैं, वहाँ भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनके अलावा ग्राहक के बारे में बैंक से सूचना प्राप्त की जा सकती है। सूचनाओं का आदान प्रदान करके, जैसे दूसरी संस्था है वो भी अपने अनुभव बता सकती है, अगर दूसरी सिमिलर जो प्रतियोगी संस्थाएं हैं उनसे संपर्क करके भी, संस्था के अपने अनुभव के आधार पर भी, अन्य स्रोतों से भी। अब सूचना का कलेक्शन हो गया तो बाद में अब उसके एनालिसिस की ज़रूरत है। तो उसके एनालिसिस के लिए ग्राहक की साख योग्यता का विश्लेषण, ग्राहक की उधार लेने की क्षमता, ऋणों को अनुबंध की शर्तों के अनुरूप लौटाने की योग्यता तथा तत्परता का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। तो साख क्षमता का विश्लेषण 5 Cs के आधार पर किया जाता है। Cs यानी कि C फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैपेसिटी, थर्ड कैपिटल, फोर्थ कोलेटरल और 5 आपकी कंडीशंस के आधार पर। चरित्र ग्राहक की ऋण चुकाने की ख्याति से संबंधित है कि ग्राहक का अन्य व्यापारियों के साथ में कैसा व्यवहार रहा है, कितना वो समय पर चुकाने के लिए तत्पर रहा है, ये सारी चीज़ें। क्षमता कि ऋणों से ग्राहक की ऋण के माध्यम से आय उपार्जित करने की क्षमता कितनी है, यदि वह पर्याप्त मात्रा में आय उपार्जित नहीं कर सकेगा तो वह संस्था की राशि लौटाने में असमर्थ होगा। ग्राहक की वित्तीय सामर्थ्य क्या है ये दिखाती है पूंजी। संपार्श्विकता उन संपत्तियों की ओर इंगित करती है जो ग्राहक जमानत पर प्रतिभूति के रूप में दे देता है। इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि जो ऋण की जमानत के लिए ग्राहक के पास पर्याप्त मात्रा में संपत्तियां भी है अथवा नहीं। परिस्थितियों से अभिप्राय व्यापार की सामान्य आर्थिक परिस्थितियों से है। इनके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि ग्राहक के ऋण चुकाने की योग्यता इन परिस्थितियों में, जो वर्तमान में जो तत्कालिक जो परिस्थितियां हैं उनमें कहाँ तक प्रभावित हो सकती है। तो इन वृहत विश्लेषणों के लिए विभिन्न वित्तीय अनुपातों की गणना की जाती है, जैसे कि तरलता अनुपात, उत्तोलक अनुपात और लाभदायकता अनुपात। इनको हम रेशियो एनालिसिस में पढ़ चुके हैं। उसके बाद है विश्लेषण के आधार पर निर्णय। अब ये सारे विश्लेषण हो चुके हैं तो इनके आधार पर साख योग्यता की तुलना हो जाएगी और ग्राहक की मूल्यांकित साख योग्यता प्रमाप स्तर से नीचे है तो उसको साख सुविधा नहीं दी जाएगी। नए ग्राहक को प्रारंभिक बिक्री की स्थिति में जिससे पुनः आदेश प्राप्त होने की संभावना हो, साख अवधि के संबंध में भी निर्णय लेना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं होने पर ग्राहक बार बार आदेश देकर साख राशि में वृद्धि कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में साख की उच्चतम सीमा का निर्धारण किया जा सकता है। अब है डेटा प्रोसेसिंग में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग। साख प्रबंध में कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर साख विश्लेषण के प्रति महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करने में सहायता करते हैं। तो प्राप्यों का विश्लेषण एवं नियंत्रण के लिए किस किस प्रकार की तकनीकें अपनाई जाती है। फर्स्ट है आपका रेशियो एनालिसिस और इसमें हम देनदार आवर्त अनुपात, डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो तथा औसत कलेक्शन अवधि, एवरेज कलेक्शन पीरियड की गणना करते हैं और इनको हम रेशियो एनालिसिस में पढ़ चुके हैं। प्राप्य देनदार काल सूची के द्वारा अशोध्य एवं डूबत ऋणों को नियंत्रित करने तथा संग्रहण की क्रिया को गतिमान बनाने में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये एक निश्चित तिथि को देनदारों की समय अनुसार स्थिति दर्शाती है। इस सूची में एक विवरण के रूप में बनाई जाती है जिसमें देनदार का नाम, कुल बकाया ऋण की राशि, समय अनुसार बकाया ऋण की राशि, प्रत्येक अवधि की बकाया राशि का कुल, देनदारों की राशि से प्रतिशत आदि दर्शाए जाते हैं और ये सूची वार्षिक, मासिक, अर्धमासिक, वार्षिक समयावधि पर तैयार की जाती है। एक अच्छी प्राप्य काल सूची में क्या क्या होने चाहिए? ग्राहक के नाम, पते होने चाहिए,
दिनांक तथा साधारण साख अवधि का वर्णन होना चाहिए। देनदारों से प्राप्त राशियों का विभाजन उचित समयांतर से होना चाहिए। देनदारों से प्राप्त राशियों में किसी प्रकार का मतभेद या वाद विवाद है तो उसका संकेत होना चाहिए। व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक प्राप्तियों को स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाया जाना चाहिए काल सूची में। यदि किसी देनदार को साधारण से अधिक दिनों की उधारी की सुविधा दी गई है तो उसका भी काल सूची में संकेत होना चाहिए। समय अवधि के आधार पर समस्त प्राप्तियों का योग एवं विभिन्न समयावधियों की अलग अलग प्राप्तियों के योग का कुल योग से प्रतिशत किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। प्राप्तियों के विश्लेषण और नियंत्रण में हम 2 मेथड अपना रहे हैं, एक तो आपका रेशियो एनालिसिस वाला और एक आपका काल सूची वाला। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको प्राप्तियों का प्रबंध और विश्लेषण करना है। तो यहाँ ये चैप्टर क्लोज होता है।